नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स ग्रोथ पे। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के बारे में कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो है वो कंसेप्ट आया कहां से, किस तरह आया, ये काम कैसे करता है और इसमें एम्प्लॉय का डेफिनेशन क्या होता है, वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में हम अंत तक समझेंगे। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अंत में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सबको पता चल सके इसके बारे में और समझ में आ सके। दोस्तों, चलिए बात करते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के बारे में कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता क्या है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ईसॉप बोलते हैं या फिर ईसॉस बोलते हैं। ईसॉस का मतलब हो गया एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। दोनों ही एक चीज होते हैं, इसमें कोई भी यहाँ पर अंतर नहीं है, दोनों ही समान है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं ईसॉप के बारे में। ईसॉप का कंसेप्ट जो है वो आया क्यों। ईसॉप का कंसेप्ट आने का मतलब यहाँ पर सिंपल सा रीजन है। यहाँ पर कंपनी अपने एम्प्लॉय को रिटर्न करके रखना चाहती है। कंपनी अपने एम्प्लॉय को जाने देना नहीं चाहती है। मान लीजिए जो कंपनी में कोई एम्प्लॉय है जो कुछ दिनों से काम कर रहा है, अगर वो कंपनी छोड़ के चला जाए तो कंपनी को नुकसान होता है, कंपनी को दिक्कत होता है उससे, क्योंकि वो बहुत सारा वेल्थ क्रिएट कर चुका होता है कंपनी में। तो कहीं ना कहीं अगर वैसा एम्प्लॉय अगर कंपनी छोड़ के जा रहा है तो कहीं ना कहीं कंपनी को परेशानी आती है। इसलिए कंपनी क्या करती है, लालच देती है एम्प्लॉय को। क्या करती है, लालच देती है एम्प्लॉय को। और एम्प्लॉय को क्या करती है, अपना जो कंपनी का स्टॉक है यानी शेयर है वो ऑप्शनल में ग्रांट करती है। मतलब कि बोलती है कि आप मेरे कंपनी में इतने दिन अगर काम करोगे, इतने दिन रुकोगे कम से कम, तो आपको हम इतना शेयर देंगे। ठीक है, अगर कोई कंपनी है जो अपने अच्छे एम्प्लॉय को अपने पास रखना चाहती है, ज्यादा दिन तक उसको रखना चाहती है, तो क्या करती है, वो अपने एम्प्लॉय को वो रख कर यहाँ पर बोलती है कि आप हमारे पास इतने दिन रहिए, आपको हम इतना शेयर ग्रांट करेंगे फ्यूचर डेट पे। दोस्तों, इसका मीनिंग एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम होता क्या है। ESOP means the option given to the director, officer or employee of the company. ESOP वो ऑप्शन है जो कि दिया जाता है डायरेक्टर को, यानी कंपनी का जो डायरेक्टर है उसको मिलेगा, या फिर उसके ऑफिसर को, एम्प्लॉय को, और ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी और कंपनी इफ एनी। मतलब कि जो कंपनी है उस कंपनी का होल्डिंग और सब्सिडरी जो कंपनी है उसके डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय को भी ESOP दिया जा सकता है। मतलब अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी का कोई होल्डिंग है और सब्सिडरी कंपनी है। होल्डिंग कंपनी क्या होता है, सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, हमने पीछे वीडियो में समझा दिया है, आप वहां से समझ गए होंगे। टाइप्स ऑफ कंपनी में हमने बताया था आपको। ठीक है, तो दोस्तों, अगर किसी कंपनी का होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी है तो उस कंपनी के डायरेक्टर और ऑफिसर एम्प्लॉय को भी ये सब दिया जा सकता है। Which gives such director, officer or employee the benefit, right to purchase or subscribe for or shares of the company at the future date and at predetermined price on fulfillment of the certain condition। यहाँ पर कंपनी क्या करती है कि कुछ कंडीशन डाल देती है कि एक कंडीशन अगर फुलफिल करते हैं आप, तो आपको हम क्या करेंगे, फ्यूचर में आपको शेयर ग्रांट करेंगे, स्टॉक ग्रांट करेंगे कंपनी का। ठीक है, और उस यहाँ पर लो प्राइस में जनरली होता है। ठीक है, फ्यूचर डेट पे, प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, मतलब आज ही हम प्राइस फिक्स कर देंगे कि आप अगर मेरे कंपनी में 2 साल काम करते हैं तो आपको हम 100 का शेयर 40 में दे देंगे फ्यूचर डेट पे, आने वाले समय पे। आप जब वेस्टिंग पीरियड अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, आप इतना दिन अगर मेरे कंपनी में काम कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस सब का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, इस सब का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन एम्प्लॉय कौन है। जैसे कि हमने बात किया कि ये सब किसको किसको दिया जा सकता है, डायरेक्टर को दिया जा सकता है, ऑफिसर को दिया जा सकता है और एम्प्लॉय को दिया जा सकता है। ठीक है, तो ऑफिसर और एम्प्लॉय यहाँ बोलते किसे हैं, और डायरेक्टर तो ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय किसको बोलेंगे। एम्प्लॉय उसी को बोलेंगे यहाँ पर जो इस डेफिनेशन में कवर है, यानी हम उसी एम्प्लॉय को ये सब दे पाएंगे जो यहाँ पर डेफिनेशन, एम्प्लॉय के डेफिनेशन में कवर है। अगर वो कोई एम्प्लॉय है जो इस एम्प्लॉय का डेफिनेशन में कवर नहीं है, तो यहाँ पर हम उसे एम्प्लॉय नहीं मानेंगे और उसे ESOP नहीं दे सकते हैं। तो एम्प्लॉय हमारे हिसाब से अकॉर्डिंग वही होगा जो इस डेफिनेशन में कवर होगा। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि एम्प्लॉय का डेफिनेशन होता क्या है। एम्प्लॉय हम बोलते किसे हैं, अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु हैज बीन वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। मतलब कि अगर कंपनी का कोई भी परमानेंट एम्प्लॉय है जो काम करता हो इंडिया में या फिर आउटसाइड इंडिया। ठीक है, यानी किसी कंपनी में काम करता हो, चाहे वो इंडिया में काम कर रहा है फिर आउटसाइड इंडिया काम कर रहा है, वो हमारा एम्प्लॉय कहलाएगा। ठीक है, और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर और होल टाइम डायरेक्टर नॉट बट एक्सक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कोई डायरेक्टर है कंपनी का, वेदर होल टाइम डायरेक्टर और नॉट बट एक्सक्लूडिंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब बोला क्या जा रहा है, यहाँ पर अगर कोई डायरेक्टर है, चाहे वो होल टाइम डायरेक्टर हो, बट यहाँ पर एक्सक्लूड करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अलावा बाकी सभी डायरेक्टर यहाँ पर एम्प्लॉय के डेफिनेशन में कवर हो जाते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एन एम्प्लॉय आई डिफाइन इन क्लॉज ए और क्लॉज बी ऑफ द सब्सिडरी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया और होल्डिंग ऑफ द कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड। यहाँ पर जो हमने बताया ऊपर में आपको कि कंपनी क्या कर सकती है, अपने सब्सिडरी और अपने होल्डिंग का भी एम्प्लॉय को यहाँ पर ये सब ग्रांट कर सकती है, तो उसी के बारे में बात किया गया। ठीक है, चाहे वो इंडिया में हो या फिर आउटसाइड इंडिया हो।
बट डज नॉट इंक्लूड एन एम्प्लॉय हु इज प्रमोटर और पर्सन बिलोंगिंग टू द प्रमोटर ग्रुप। बट यहाँ पर उस आदमी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उस पर्सन को इंक्लूड नहीं करेंगे जो कि प्रमोटर है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हाईलाइट हम कर रहे हैं। प्रमोटर अगर होगा कंपनी का तो उसको हम ये सब नहीं दे सकते हैं, और या फिर वो प्रमोटर ग्रुप से कोई पर्सन बिलोंग करता है उसे भी हम ये सब नहीं दे सकते हैं। मतलब कि उसका रिश्ता उसके संग अगर जुड़ा है तो भी हम उसे यहाँ पर इसप नहीं दे सकते हैं। यानी प्रमोटर को भी हम इसप नहीं दे सकते हैं और प्रमोटर ग्रुप को भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई पर्सन प्रमोटर ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो उसे भी हम इसप दे नहीं सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्टर हु आइदर हिमसेल्फ और थ्रू हिज रिलेटिव और थ्रू एनी बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टली इनडायरेक्टली होल्ड मोर देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। यानी जो कंपनी इसप देने वाली है उस कंपनी में ही अगर कोई डायरेक्टर या फिर कोई पर्सन उसके रिलेटिव के संग या फिर कुछ बॉडी कॉर्पोरेट के संग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर 10% से ज्यादा आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर होल्ड कर रहा है कंपनी में तो फिर उसे भी हम इसप नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए रिलायंस कंपनी में मुकेश अंबानी कम से कम 50% शेयर होल्ड करके रखते हैं रिलायंस में, तो क्या उनको इसप दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, उन्हें इसप नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उनका जो होल्डिंग है खुद की कंपनी में वो 10% से ज्यादा है, तो उनको इसप दिया नहीं जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको एम्प्लॉय का कंडीशन समझ में आ गया होगा। जैसे कि हमने मीनिंग में आपको बताया था कि ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द सर्टेन कंडीशन, यहाँ पर दिख रहा होगा, हाईलाइट कर रहे हैं हम। आपको यहाँ पर इसप कब मिलेगा? कंपनी का कुछ फुलफिलमेंट करना पड़ेगा कंडीशन, यानी कुछ कंडीशन है कंपनी का उसे फुलफिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसप के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर कंडीशन के बारे में कि कंपनी का क्या क्या कंडीशन हो सकता है। द इशू ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, द इशू ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। यानी जब इसप का बात आता है, जब हम एम्प्लॉय को इसप देने का बात करते हैं, यानी कोई कंपनी चाहती है अपने एम्प्लॉय को कि हम इसप दें, कंपनी को ज्यादा समय तक अपने पास रिटर्न कर सकें, क्योंकि अगर वो एम्प्लॉय मेरे पास रहता है तो बहुत सारे कंपनी के लिए वेल्थ क्रिएट करके देता है, कंपनी के लिए बहुत बड़ा काम करके देता है, तो उस कंपनी को हमें रखना जरूरी है। और हम उस कंपनी के पास हम उस एम्प्लॉय को तभी रख पाएंगे जब उसे हम कुछ बेनिफिट देंगे, जैसे कि इसप के रूप में हम बेनिफिट देते हैं। ठीक है, द इशू ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। यानी जब भी कंपनी प्लान करेगी इसप देने के लिए तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उस प्लान को अप्रूव करना पड़ेगा शेयर होल्डर मीटिंग बुलाकर, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। यानी कंपनी क्या करेगी? कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर हैं उन सभी शेयर होल्डर को बुलाएगी और बुलाकर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद उसे अप्रूव किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है द इशू ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड बाय द shareholder of the company by passing a special resolution. Passing a special resolution in case of the private company ordinary resolution is required. अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी काम हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑर्डिनरी और स्पेशल का बात बता दें आपको थोड़ा सा। स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ पर 75% लगता है और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में आपको यहाँ पर 50% का कंसेप्ट लगता है। ठीक है, यानी 50% अगर वोटिंग फेवर में आता है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाता है, अगर 75% वोटिंग फेवर में आता है तो आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सेकंड देखते हैं, वेयर द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम शैल बी इशूड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर आपका कंपनी का अगर शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, अगर मान लीजिए आपका कंपनी का शेयर अगर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, आपने आईपीओ के थ्रू अपना फंड रेज किया था और आपका जो शेयर है वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, तो फिर आपको जो इसप है वो होगा सेबी के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी सेबी जैसे बोलेगी वैसे आपको करना पड़ेगा। साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, वेयर द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम शैल बी इशूड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड बाय द सेबी, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी आपका जो रूल रेगुलेशन है ये सब इशू करने का, ये सब देने का, वो सेबी के अंदर बनाया हुआ है, आपको सेबी का रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप एक लिस्टेड कंपनी है तो, आपका कंपनी अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो, एंड अनलिस्टेड कंपनी हैड फॉलो रूल फ्रेम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और वही अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो उसको नॉर्मल सा सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल फॉलो करना पड़ता है। आपको एक हमेशा के लिए बात बता दें कि कोई भी कंपनी अगर लिस्टेड नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलती है, अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो सेबी के अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, फिर बात करते हैं प्राइसिंग ऑफ इसप। दोस्तों जब कभी हम कंपनी जब क्या करती है अपने एम्प्लॉय को इसप देती है तो उस इसप का प्राइसिंग क्या होता है इसे समझ लेते हैं। The company granting ESOP to its employee will have the freedom to determine the price। मतलब यहाँ पर पूरा कंपनी के पास आजादी है कि कंपनी क्या प्राइस उसका रखना चाहती है, कंपनी किस प्राइस पे अपने एम्प्लॉय को यहाँ पर देना चाहती है शेयर। ठीक है, it has to be in conformity with the applicable accounting policy। मतलब है एप्लीकेबल जो अकाउंटिंग पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके इसको यहाँ पर वैल्यू निकाल के उसका शेयर का प्राइस रखा जाएगा। ठीक है, नहीं अकाउंटिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी पूरा फ्री है डिटरमाइन करने के लिए प्राइस, लेकिन प्राइस क्या होता है जनरली मार्केट प्राइस से कम ही होता है। ठीक है, तभी तो एम्प्लॉय ले पाएंगे।
अदरवाइज जो मार्केट से क्यों नहीं लेंगे, आपसे क्यों लेंगे? तो फिर यहाँ पर जनरली मार्केट प्राइस से लो ही होता है, ठीक है। वेयरिंग द ईसॉप, यानी ईसॉप में कोई बदलाव कर सकते हैं क्या? मान लीजिए कंपनी मान लीजिए ग्रांट कर दी है ऑप्शन कि आपको हम, अगर मेरे कंपनी में आप इतना दिन काम करते हैं तो आपको हम इतना इतना शेयर अलॉट करेंगे, बट उस कंडीशन में क्या कंपनी अपना चेंजिंग कर सकती है? तो दोस्तों यहाँ पर चेंजिंग तो किया जा सकता है, बट शुड नॉट बी प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑप्शन होल्डर, यानी जिस इंप्लॉय को ऑप्शन मिला है, जो ऑप्शन होल्डर हैं, उनके अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, उनके लिए यहाँ पर उनके फेवर में होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं, कंपनी ने बोला था कि 50 रुपए में आपको हम 2 साल के बाद 100 शेयर देंगे, 50 रुपए में आपको हम 2 साल के बाद 100 शेयर देंगे, यानी हर शेयर का प्राइस 50 रुपया होगा। तो उस कंपनी क्या कर सकती है कि उस 50 रुपए का जो शेयर है उसको 40 कर सकती है, बट 60 नहीं कर सकती है। अगर 60 करती है तो यहाँ पर एम्प्लॉय के फेवर में वो नहीं होगा, एम्प्लॉय के यहाँ पर एम्प्लॉय के लिए वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन वही अगर उसे 40 कर देती है तो एम्प्लॉय के लिए वो अच्छा बात होगा, क्योंकि 50 में बोला था और 40 में दे रहा है कंपनी, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के लिए फायदे की बात होगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रिजुडिशियल नहीं होना चाहिए, यानी डिसएडवांटेजियस नहीं होना चाहिए। प्रिजुडिशियल का मतलब डिसएडवांटेजियस, ठीक है, यानी कंपनी के फेवर में होना चाहिए। आप कंडीशन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो कंपनी के यहाँ पर जो आपका एम्प्लॉय है उसके फेवर में होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं वेस्टिंग पीरियड का। वेस्टिंग पीरियड क्या होता है? जैसे कि हमने बताया आपको कि कितने साल रहने के बाद आपको यहाँ पर ईसॉप का ऑप्शन मिलेगा। अगर कोई एम्प्लॉय कितने साल कंपनी में रहेगा तो उसको ईसॉप का ऑप्शन मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी जेट के अनुसार बोला गया है कि कम से कम 1 साल का यहाँ वेस्टिंग पीरियड होना ही चाहिए। मतलब कि कम से कम अगर आप 1 साल टाइम देते हैं कंपनी में, तो ही फिर आप एलिजिबल होते हैं यहाँ पर ऑप्शन के लिए ईसॉप के अंदर। देयर शैल बी अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर बिटवीन द ग्रांट ऑफ द ऑप्शन एंड वेस्टिंग ऑफ द ऑप्शन, यानी जिस दिन आपको ऑप्शन ग्रांट हो रहा है, मान लीजिए आज कंपनी आपको बोलती है कि आपको हम 100 शेयर देंगे फ्यूचर डेट पे प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, लेकिन ये जो है आपका कम से कम साल भर काम करना पड़ेगा। अगर आज हम आपको शेयर देने का वादा कर रहे हैं, आज आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ग्रांट कर रहे हैं ऑप्शन, तो इसको यहाँ पर कम से कम आपको साल भर कंपनी में काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसे यहाँ पर एक्सरसाइज कर पाएंगे, ठीक है। यानी सिंपल सा बोलने का मतलब क्या है, अगर आज कंपनी आपको यहाँ पर ऑप्शन ग्रांट कर रही है, तो यहाँ पर कम से कम यहाँ से कम साल भर का आपको काम करना पड़ेगा कंपनी में, तब जाकर उससे आप एक्सरसाइज कर पाएंगे, ठीक है। यानी देयर शैल बी अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर बिटवीन द ग्रांट ऑफ द ऑप्शन एंड वेस्टिंग ऑफ द ऑप्शन, यानी आप जिस दिन ऑप्शन को वेस्ट करेंगे और जिस दिन ग्रांट करेंगे उसके बीच का जो गैप होना चाहिए कम से कम 1 साल का होना चाहिए। मिनिमम लॉकिंग पीरियड की बात करते हैं, देयर इज नो लॉकिंग पीरियड बट कंपनी इज फ्री टू स्पेसिफाई द लॉकिंग पीरियड फॉर द शेयर इशू अंडर द ईसॉप। मतलब यहाँ पर बोला क्या गया है, मान लीजिए आपको साल या 2 साल के बाद आपको क्या किया गया, यहाँ पर शेयर अलॉट कर दिया गया, यानी ईसॉप ऑप्शन अलॉट कर दिया गया, आपको कंपनी का कुछ शेयर मिल गया, तो क्या कीजिएगा? आप तो सोचिएगा कि हम तुरंत बेच के निकल जाते हैं, क्या करते हैं? तुरंत बेच के निकल जाते हैं। तो कंपनी क्या करती है, यहाँ पर क्या करती है, कोई लॉकिंग पीरियड लगा देती है, लेकिन एज पर द कंपनी जेट यहाँ पर कोई लॉकिंग पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया गया है। कंपनी का मन है, अगर कंपनी चाहे तो लॉकिंग लगाएगी, कंपनी चाहे तो लॉकिंग नहीं लगाएगी, लेकिन कंपनी जेट के अनुसार कोई लॉकिंग का यहाँ पर प्रावधान नहीं है। दोस्तों अगर कंपनी चाहती है तो लॉकिंग लगाती है, लेकिन जनरली कंपनी लॉकिंग लगाएगी, क्योंकि आप तो अगर आपको ईसॉप मिल जाएगा तो आप आज ही बेचकर आज ही निकल जाएंगे, तो फिर कंपनी अपने पर्पज को फुलफिल नहीं कर पाएगी, कंपनी अपने एम्प्लॉय को रिटेन नहीं कर पाएगी, ठीक है। दोस्तों फिर बात करते हैं डिविडेंड और वोटिंग राइट। वोटिंग टिल एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन, यानी जब तक आपने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया है उस समय तक क्या आपको डिविडेंड और वोटिंग राइट मिलेगा? तो दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे बोला गया है कि नॉट हैव अ राइट टू रिसीव एनी डिविडेंड। आपको रेड कलर में यहाँ पर दिख रहा होगा, हम जैसे कि आपको हाईलाइट करके बता रहे हैं, यहाँ पर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है डिविडेंड राइट का, क्योंकि आपको तो अभी एक्सरसाइज ही नहीं किया, आपने तो अभी एक्सरसाइज ही नहीं किया, आपको तो अभी अलॉट ही नहीं हुआ, आपको तो सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन ग्रांट किया गया है, आपको बोला गया है कि हाँ आपको इतना दिन के बाद शेयर मिलेगा, आप इतना दिन काम करेंगे तो, बट अभी तो आपको दिया ही नहीं गया, तो आपको राइट वोटिंग राइट और डिविडेंड का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। वेदर द ऑप्शन आर ट्रांसफरेबल, दोस्तों जो ऑप्शन आपको दिया गया है क्या वो ट्रांसफरेबल है? बिल्कुल नहीं, ये ट्रांसफरेबल हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर सीधे रेड कलर में आपको दिख रहा होगा नॉट ट्रांसफरेबल, ये ट्रांसफरेबल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। नॉर इट कैन बी प्लेज, इसको आप कहीं प्लेज भी नहीं कर सकते हैं, मतलब कहीं मॉर्गेज भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम शेयर जब हम लोग यहाँ पर मॉर्गेज करते हैं तो प्लेज बोलते हैं, मॉर्गेज नहीं बोलते हैं, ठीक है। नॉट हाइपोथिकेटेड एंड मॉर्गेज और अदरवाइज इनकम्बर्ड, ठीक है, यानी आप कोई भी इस पे लोन लेकर काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो अभी ऑप्शन ट्रांसफरेबल ही नहीं। ऑप्शन क्यों ट्रांसफरेबल होगा? जब तक आपको यहाँ पर हम शेयर अलॉट नहीं कर देंगे तब तक ट्रांसफरेबल का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, द कंपनी शैल मेंटेन द रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी और सच अदर प्लेस एज द बोर्ड में डिसाइड। कंपनी क्या करती है, कंपनी का जो रजिस्टर ऑफिस होता है, रजिस्टर ऑफिस आपको पता होगा, बता दें थोड़ा सा। मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी का रजिस्टर ऑफिस कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। रिलायंस कंपनी का रजिस्टर ऑफिस जो है मुंबई में है।
तो वहां पर उसका रजिस्टर फीस है, ठीक है। तो वहां पर वो अपना रजिस्टर मेंटेन करेगी और उस रजिस्टर में लिखा रहेगा कि हमने इस एम्प्लॉय को इतना शेयर दिया है इस सब के अंदर, और इस एम्प्लॉय को इतना शेयर दिया है, इतना वेस्टिंग पीरियड है, इतना बाकी सारा जितना डिटेल रहेगा सब लिख देंगे, ठीक है। और बोर्ड चाहे तो कहीं और भी कर सकती है जहां वो डिसाइड करे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर फुल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा इस सब के बारे में। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमें नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है व्हाट्सएप का भी, वहां भी आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं अपना क्वेरी, वहां पर भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो का अंत करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसे स्पेशल वीडियो बनाता रहूं।